इसकी डिस्कशन। क्वेश्चन 31 है जी, आपको फंक्शन गिवन है। पहली बात तो ये कि हम इसे y एज्यूम कर लेंगे और ये बन जाएगा 2 tan x। फिर y को हम x में चेंज कर देंगे और जहां जहां x लिखा है उसकी जगह y लिख लेंगे। ठीक है जी। फिर इसका रेडिकल साइन खत्म करें तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan y हो जाएगा। फिर 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये x स्क्वायर ओवर 2 जो है ये tan y हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम y की वैल्यू लिखेंगे तो वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x स्क्वायर ओवर 2। ठीक है। सो दिस इज इनवर्स फंक्शन। अब ये जो y है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये f इनवर्स है विच इज tan इनवर्स x स्क्वायर ओवर 2। और एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे। ठीक है जी, f इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहां भी अगर आप x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करें तो ये 2 ओवर 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है जी? हाँ जी, दैट इज पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन 32। A box contains 11 balls which are numbered from 1 to 11. A ball drawn randomly and then put back again. Then another ball is drawn and put back. What is the probability that both the balls contains even numbers? तो 1 से लेकर 11 तक कितने इवन नंबर होते हैं? 5। तो पहली बॉल जो ड्रॉ होगी उसके चांसेस होंगे 5 ओवर 11। दूसरी के भी 5 ओवर 11 होंगे क्योंकि बॉल को हमने बैग में वापस डाल दिया था। सो 25 ओवर 121 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। इफ एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आउट ऑफ द वे है, लेकिन फंग स्पेशली फास्ट वगैरह में जहाँ पे आप जाते हैं तो एवरेज कहते हैं कि सारे नंबर्स को आप ऐड कर लें, यानी x प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू, इसको डिवाइड कर दें 4 से, तो ये इन 4 नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। वाइल द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 32। ठीक है जी, तो वो 3 नंबर्स ये हैं x प्लस वाई प्लस जी, इनको 3 पे डिवाइड करें तो इनकी एवरेज 32 है। ठीक है, तो पहली बात तो है कि ये 4 जो है इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें तो इन नंबर्स का सम बनता है कितना? 120। ठीक है, और इधर से 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 96। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जी की जगह यहाँ पे पुट कर दें 96, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इज इट क्लियर? चलो, तो क्या आंसर आएगा जी आपका? 24। करेक्ट आंसर इज बीटा। ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको ऑनलाइन वाले जी? जी सर आ रही है। यस सर। जी सर सही है। 34 देखें जी, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन है जी सी। ठीक है जी, 35 देख लेते हैं। आपने इसका सोल्यूशन बताना है 35 का। ये है x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन 5। मॉडुलस को जब भी साइन सॉल्व करना हो, इसका बड़ा सिंपल ट्रिक है कि जो वैल्यू राइट या लेफ्ट पे लिखी है उसका नेगेटिव इधर लिख दें। ठीक है, दरमियान में जो आपके पास मॉडुलस का साइन है उस मॉडुलस के साइन को गायब कर दें। इज इट क्लियर? अब आपने ये 1 यहां से खत्म करना है तो होल इक्वेशन में 1 ऐड कर दें, ये हो जाएगा -4 लेस देन x लेस देन 6। सो दिस इज योर आंसर अल्फा। 36 वैसे आपको खुद करना चाहिए जी, हो जाएगा सॉल्व। कॉसिकेंट की जगह साइन लिख लें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है, शायद उसके बगैर भी हो जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया जी बीटा। दैट्स राइट, 2 सीकेंट थीटा इसका आंसर आता है जी। आपको नजर आ रहा है जी ये? जी सर। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे हैं जी। अच्छा जी, इसका शॉर्टकट देख लें कि कैसे आपने इसको हैंडल करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि 10 की पावर है 2n माइनस 1 प्लस 1। अब n की जगह हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए 37 है, 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 लिखा हुआ है। इस n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर, यूजुअली नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है, हम 1 लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 10 पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 10 प्लस 1, तो ये आपके पास बनता है 11। तो ये 10 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, 2 पे भी नहीं होता, सिर्फ 11 पे ही होता है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा ना, तो इसका मतलब है कि ये चूंकि बाकी में किसी में भी नहीं हो रहा, तो अगर हम n को 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो तब भी आंसर यही आना चाहिए आपके पास। तो आंसर आ गया जी डेल्टा, सॉरी बीटा जी। आयोटा पावर 11, 14, 15 एंड 18 इनको ऐड करना है आपने, एंड दीज आर नॉट कंसेक्टिव। मैंने एक शॉर्टकट बताया था, लेकिन वो शॉर्टकट तब अप्लाई होता है जब ये सारी पावर्स क्या हो जी, कंसेक्टिव हो। लेकिन ये कंसेक्टिव नहीं है तो नो प्रॉब्लम, 4 पे डिवाइड करते जाएं और इनकी आंसर लिखते जाएं आप। जैसे आयोटा पावर 11 है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, आयोटा क्यूब बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। 14 को 4 पे डिवाइड करें तो ये बचेगा 2। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा जी। 15 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 3, और 18 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो क्या बचेगा जी 2, ये बचेगा ना। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह फिर माइनस आयोटा, इसकी जगह फिर -1, तो ये आ गया -2 आयोटा एंड -2, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। 39 है जी 15C11 डिवाइडेड बाई 15C10। आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, हो जाएगा डिवाइड। जस्ट राइट देयर फार्मूलाज, कोई इशू नहीं है। फार्मूला नहीं लिखना चाहते तो देखें, इसको यूं लिख लें, 15C11 डिवाइडेड बाई क्या है जी 15C10। 15C11 का फार्मूला क्या होगा जी, हाँ जी 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं डिवीजन को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूं तो इधर आएगा 15 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा, और 5 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। ठीक है, उसको उल्टा करके लिख दिया तो ये 15 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। ठीक है जी। 5, ये 10 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लें 5.4 फैक्टोरियल पे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 11 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लें कहाँ पे, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे, तो 10 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। बाकी इधर बच गया 5, इधर बच गया 11, तो 5/11 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इन दिस एक्सपेंशन इज, ये हम एक शॉर्टकट इसका पढ़ चुके हैं जी, मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे पेपर्स में ये आया होता है। पावर है यहाँ पे 9। ठीक है जी। इसका शॉर्टकट मैंने डिस्कस किया हुआ था, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इस पावर को फर्स्ट टर्म की पावर से मल्टीप्लाई कर देना। 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा 18, माइनस आपने फर्स्ट टर्म की पावर और सेकंड टर्म की पावर वो जहां भी लिखी है इन दोनों को ऐड कर लेना, क्या हो जाएगा 3। उसके साथ आपने r अपनी तरफ से लगा देना है, और इंडिपेंडेंट ऑफ x का या थीटा का मतलब है कि उसमें थीटा की पावर 0 है, तो इस पावर की इक्वल पुट कर दें। तो यहां से देखें r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, लेकिन याद रखें जो टर्म का नंबर है वो r+1 होता है, तो 7th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो। इज इट क्लियर जी? बिल्कुल पड़ता है, नहीं चलेगा, कुछ सब पे चलेगा जी। ठीक है, वो एक और ट्रिक था जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो सिर्फ उसमें रिप्लेस करना पड़ता था, ये एक जनरलाइज वैल्यू है, ये सब पे चलेगा, किसी पे भी आप अप्लाई करके देखें चलेगा। ठीक है जी, इस मेजर ट्रिक को याद रखें। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 कौन सा आ गया जी क्वेश्चन, आगे देखिए 41st। The numbers between 200 and 400 which are divisible by 7, यानी कितने नंबर हैं जो 200 और 400 के दरमियान 7 पे डिवाइड होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा है जो 7 पे डिवाइड होता है? 203 203 होता है 7 पे डिवाइड, आर यू श्योर? तो अगला फिर कौन सा होगा जी 210 हो जाएगा, फिर 217 एंड सो ऑन। आखिरी नंबर कौन सा है जी जो कि 7 पे डिवाइड होता है 400 से पहले? 399। तो इनको काउंट कर लें बस।
ठीक है जी, काउंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जी कैसे काउंट करते हैं जी? अच्छा जी, पहले ये क्वेश्चन कर लें, फिर आपको एक और चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे काउंट करना है। लास्ट नंबर अगर आपके पास 399 है तो देखिए फर्स्ट टर्म है 203, ठीक है जी, लास्ट टर्म है आपके पास 399, कॉमन डिफरेंस है 7 का, तो n की वैल्यू निकाल लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा के, ठीक है, दिस इज इजीएस्ट वे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी, ए एन यानी 399 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा जी। तो ये माइनस करेंगे 399 माइनस 203, करें जरा, कितना आता है जी, जरा जल्दी से बताइएगा। ये आ गया 196 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो 196 को 7 से डिवाइड कर दें, ये n माइनस 1 है। देखिए जी 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होगा, अगर आपने नंबर मुझे ठीक बताए हैं तो डिवाइड होना चाहिए। हाँ जी, 28 आता है जी, इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो n कितना आ जाएगा आपके पास, 29। इज दैट क्लियर जी? अब इसका एक आसान तरीका, ये तो है असल तरीका, आपने देख लिया कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअल मेथड है, एक्चुअल मेथड आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाज दफ़ा जेन से शॉर्टकट जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर 7 पे डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा आपका, 7 2s आर 14, 63 7 9s आर एंड सो ऑन। लास्ट नंबर को 7 पे डिवाइड करें, 7 5s आर 35, 49 7 7s आर 49। ठीक है जी, अब आप सिंपली क्या करें कि लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को करें माइनस और प्लस 1 कर दें, जो आंसर आएगा ये उतने नंबर है। याद है ये गिनती का तरीका, मैंने पहले भी एक दफा बताया था, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है जी, तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े हैं और क्विकली हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए आता है 29 की नहीं आता आंसर, सेम आंसर आएगा। ठीक, इज इट क्लियर जी? अच्छा जी, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने एक नंबर लिखा है, आपने चेक करना है कि ये 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा है 217, आपने चेक करना है कि 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। क्या करना है, इसके पहले 2 डिजिट लिख लें, वो क्या है 21, इस नंबर को करें 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी जी जो एंड पे आपके पास नंबर बच जाए, जो आखिरी डिजिट बच जाए, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हमेशा 5 से, जो भी डिजिट बच जाए। तो ये 7 बच गया, 7 इंटू 5 कितना होता है जी, 35। इन दोनों को करें ऐड, क्या आंसर आएगा, बोले क्या आएगा? हाँ जी 56। 56। अगर 7 पे डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलें, ये चूंकि एक छोटा नंबर था ना तो जल्दी से चेक भी हो गया। ये देखें, ये बताएं ये नंबर 7 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे देखें, ये आपके पास है 98, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, तो 98 में 35 ऐड कर दें, 8 5 13 9 1 10 और 3 कितना हो गया 133। स्टिल दिस इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ठीक है, कैसे, ये आपके पास 13 है, 3 इंटू 5 कितना होता है जी 15, 13 में 15 ऐड करें क्या बनता है 28, भी 7 पे डिवाइड होता है तो 133 भी होता है और 987 भी होता है। ठीक है, किसी भी, वैसे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से लेकर 9 तक हर नंबर के लिए है, 7 का टेस्ट सबसे मुश्किल है, बाकी सब बड़े आसान है। आपने चेक करना हो कोई नंबर 6 पे डिवाइड होता है तो कैसे चेक करेंगे। पहली बात है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसके डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड होता है और वो इवन नंबर है तो वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझे मेरी? जैसे ये जो नंबर है ये 6 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता,
ये 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है कि 2 10 6 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि एक बात कि ये इवन है। इसके डिजिट्स को ऐड कर लें, 2 + 1 + 0, सम क्या आ गया आपके पास 3। अगर डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड होता है और वो नंबर इवन भी है तो ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 10 जो है वो 6 पे डिविजिबल है, चेक कर लें बेशक। ये इस तरह के ट्रिक्स जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी टफ है, मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बाई चांस वो 7 की ही चल रही थी तो हमने उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? तो इस तरह की चीजें सीखें, ठीक है, कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड करना है तो कैसे चेक करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 42 इन अ जीपी। 42 में गिवन है जी कि आपको एस एन जो है वो 189 है, फर्स्ट टर्म 3 है, ए एन जो है वो 96 है। तो आपने वैल्यू बतानी है एन की भी और आर की भी। ठीक है जी, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है जी? पहली बात तो कि A1 3 है और ये आपके पास 96 है, तो R जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, R मॉड। नंबर बड़ा हो रहा है ना, हमें पता चल रहा है। तो ये क्या होता है जी, बोलिएगा A1 × R पावर n-1/R-1, यही होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो ये बनता है, देखें, A1 R पावर n-1/R-1। ठीक है जी, ये नहीं सर बनता? -A1 होगा ऊपर, सर -A1 होगा ऊपर। सॉरी, दैट इज -A1। ठीक है जी, दिस इज A1। ठीक है जी। अब इसमें देखें an किसके इक्वल होता है जी? दैट इज A1 R पावर n-1 के इक्वल। ठीक है जी। तो क्या बनेगा जी, इसको करें जरा सिंप्लीफाई कर लें, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें। इसकी जगह क्या आ जाएगा 189, A1 की जगह यहाँ पे आप 3 पुट कर लें, R पावर n-1/R-1। पहले R के लिए सॉल्व कर लें, बाद में n निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा इजी है, वो वाला काम ना करें आप, जस्ट यहाँ से R और n की वैल्यू निकाल लें कंपैरिजन करके। ठीक है जी, कर लेंगे सॉल्व के नहीं? अच्छा, यहाँ पे अगर आपको समझ ना आए, एक चीज़ और याद रखें कि यहाँ पे आकर आपको आके लगता है कि कोई क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो रहा है, तो क्या करें, बैक सॉल्व कर लें। कुछ स्टेप हमने कर लिए, कुछ आप बैक सॉल्व कर लें, यानी इसमें पुट करके देख लें आर और एन की वैल्यू। जैसे ऑप्शन ए गिवन है, ऑप्शन बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखें आर क्या गिवन है 6, एन क्या गिवन है 3, पुट करके चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है जी, 3 × 6³ -1/6 - 1। अगर ये 189 बन गया तो ठीक है, समझ आ रही है बात की? अगर ये 189 बन गया तो ठीक है, ना बना तो क्या करेंगे बताएं? बीटा को चेक कर लें, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है और आप कैलकुलेशन के अंदर गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब बीटा में क्या दिया हुआ है, चलें बीटा को चेक कर लेते हैं। 6 और 2, यानी ये बनेगा, देखिए 3 × 6² -1/6 - 1। तो देखते हैं कि जी 189 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है जी, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 - 1, 35 × 3/5। ये नहीं आएगा? सर ये हमने सॉरी, उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं? हाँ, ये मैंने, उसने लिखा हुआ था वैल्यूज ऑफ एन एंड आर। हाँ, वो पहले एन की वैल्यू दी है फिर आर की वैल्यू है, तो वो एन 6 है और आर 2 है, इस तरह से है जी, 2⁻6 - 1/2 - 1। ठीक है, इस तरह से है, वो तरतीब हमसे गलत हो रही थी। तो एनी हाउ जी, चेक इट। 2⁻6 कितना होता है जी 64। 64 - 1 कितना होता है 3 × 63/1। नाउ जस्ट चेक इट, इज इट 189? तो बीटा हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन आप शुरू से चेक नहीं कर सकते, एक दफा फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज प्लग इन करके चेक करें तो ज्यादा बेटर और एक्यूरेट आंसर आता है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो ज्यादा मसला बनेगा, इसलिए वो एन से भी कर सकते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एन से भी हो जाएगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप बैक सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, कई वेज हैं, आप इसमें कई वेज, कई मेथड्स हैं जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी,
बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होती है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द लाइन्स मीट एट अ यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब क्या होता है जी? कि ये लाइन्स किसी सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं। तो जो लाइन्स किसी सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, हम उनको कहते हैं कि कौन सी लाइन्स हैं? वो कॉन्कूरेंट लाइन्स हैं। और अगर लाइन्स कंकूरेंट हैं तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कंकूरेंसी होती है जी। M4, फिर क्या आएगा जी? 3, नेक्स्ट क्या आएगा जी? 5, -4 एंड -5, फिर क्या आ जाएगा जी? 2, 2 एंड 1। इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, विच इज द कंडीशन ऑफ कंकूरेंसी। पहले आप x की वैल्यूज लिखते हैं, फिर y का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट वैल्यू 3 रोज में लिखेंगे और इनका डिटर्मिनेंट जो है उसको 0 पुट कर दें, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, बिल्कुल जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ये वही सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 44। आपने बताना है जी लाइंस का पॉइंट ऑफ, सॉरी ये लाइन नहीं है, इट्स नॉट अ लाइन। एक लाइन है लेकिन दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है। ये हाइपरबोला की कोई होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये भी याद रखिएगा, जनरली एक्स वाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट जो होता है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, जेनेट्रिक एक मेथड भी है इसको प्रूव करने का, लेकिन आप ऐसे याद रखें। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें, हमें गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगी जी इक्वेशन? x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसे आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके बना लें फैक्टर, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 4 आ गई, एक माइनस 1 आ गई। ये आप यहाँ 1 बाई 1 पुट करेंगे। ठीक है जी, x को अगर आप यहाँ पे 4 पुट कर दें तो y क्या आएगा जी? 1 आ जाएगा, ऐसे ही। और x को अगर -1 पुट कर दें तो y -4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4,1 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1, -4। अच्छा, ये तो है असल तरीका, सारी बातें पता होनी चाहिए, बैक सॉल्व कर लें। वो पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब जो आपको आसान लगे, देखिए सारी बातें बता रहा हूँ कि इसलिए कि अब मल्टीपल चॉइस के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसे बैक सॉल्व भी कर सकते हैं और उसमें हो सकता है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो कम लगे। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 45। ये कल भी हमने किया था क्वेश्चन जी। 45 जो है कि कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन द टेबल देन द वैल्यूज ऑफ m एंड c। ठीक है, जब टेबल के अंदर गिवन है तो आप इनकी पॉइंट्स बना लें। जैसे पहला पॉइंट आप एक बना सकते हैं 0, 0। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट कौन सा बनाएंगे? 3, 2 इज बेटर, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो जी इसमें सर। c की वैल्यू क्या होगी? इसमें c की वैल्यू क्या होगी? 0, x 0 y 0। तो इसका x इंटरसेप्ट भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है। अब रह गया स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 0 ओवर 3 माइनस 0। तो ये इसका स्लोप आ गया 2/3। इज इट क्लियर जी? चलो जी, आगे चलते हैं जी। आपने लिमिट फाइंड करनी है, इज इट 0/0 फॉर्म और नॉट? तो डेरिवेटिव ले लें, बस डेरिवेटिव वाला शॉर्टकट। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लें जी, क्या आएगा? 8x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 आएगा। लिमिट उसी तरह से 1/2 पुट कर दें ओवर 2। तो क्या आ जाएगा जी आपका आंसर? देख लें। नहीं, जीरो, ये 0/0 बनती है फॉर्म? नहीं सर, 0 नहीं है सर। हाँ देखा ना, ये 0/0 फॉर्म बनती ही नहीं है। आपने ऐसे मुझे कह दिया कि 0/0। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला काम तो जो ओरिजिनल लिमिट होती है ना वो आपने पुट करनी होती है। और ये है 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये बनता है 0/2। तो 0/2 वैसे ही 0 होता है। और
वो जो डेरिवेटिव वाला शॉर्टकट है वो अप्लाई उस वक्त करना है जब क्या बने, 0/0 बने। ये तो 0/0 है ही नहीं, ये तो वैसे ही 0 इज अ वैल्यू। अगर आपके पास वैसे ही आंसर आ जाता है तो फिर वो शॉर्टकट अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो गलत हो जाएगा अगर आपने अप्लाई किया। 0 इज द आंसर जी। 48 पे चलते हैं जी। ये है जी वैल्यू ऑफ, अच्छा 47 रह गया सर। चलो जी 47 कर लेते हैं जी। 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी, 3 पर्सन अप्लाई, एक मिनट जी, ये लेंगे। 3 houses are available in a locality. 3 persons apply for the house without consulting each other. Then the probability that all 3 apply for the same house, 1/9। जो पहले पर्सन ने अप्लाई किया है तो वो 1/3 है ना। ये तीनों में से वो कोई एक हाउस लेना चाहता है, लेट से हाउस ए लेना चाहता है, तो हाउस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। तो दूसरा भी हाउस ए लेना चाहता है, उसके चांसेस क्या होंगे, 1/3 नहीं होंगे। तो 3 है ये, 1/27 होना चाहिए फॉर द सेम हाउस, 1/9 नहीं होना चाहिए। What is the probability that 3 apply for the same house? कि अगर तीनों ने सेम हाउस के लिए अप्लाई किया, नहीं वो भी एक एक, अगर वो तो उस केस में ना कि अगर एक एक डिलीट होता जाए, वो चॉइस के केस में होता है, यहाँ पे चॉइस नहीं है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसके चांसेस कितने हैं कि साहब ने हाउस ए के लिए ही अप्लाई कर दिया। तो अगर पर्सन 1 जो है, ठीक है, वह फर्स्ट पर्सन अगर हाउस ए के लिए अप्लाई करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है जी। और अगर पर्सन बी भी करता है उसकी भी 1/3 है, पर्सन सी करे तो वो भी 1/3 है। तो 1/27 होना चाहिए मेरे ख्याल में इसका आंसर, ठीक है। तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक ने ले लिया तो उसने छोड़ दिया, वो रिप्लेसमेंट वाली बात आप करना चाह रहे हैं शायद, कि एक की 1/3 है, दूसरे की 2/3 हो जाएगी, तीसरे की उससे कम होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं वो ऑप्शन भी उसको नहीं, वो उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेंगी मेरा ख्याल। चले एनी हाउ, कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन चलें डिस्कशन में चीजें आ जाती हैं जी। वैल्यूज ऑफ, वैल्यू पूछी हुई है उसने, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 के कहां पे होता है जी, 30 पे। तो 2 × 30 कितना हो गया जी, 60। तो cos 60 कितना होता है जी, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 5/4 या 45। बीटा इज द आंसर। 49 देखें जी। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। मैं इस पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूं कि आप फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें सेकंड और थर्ड कॉलम को। पहले तो बताएं ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। डिटर्मिनेंट में आप किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम में और किसी रो को दूसरे कॉलम में ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट बचेगा फर्स्ट रो का वो बनेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट भी यही बन जाएगा और थर्ड एलिमेंट भी यही बन जाएगा। और इसका सम क्या होता है जी, 0। तो इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई रो या कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कंप्लीटली 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इज इट ओके जी, क्यों जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी 50। वैसे तो इसके ऊपर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप सेपरेट करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जी। कैसे करेंगे जी, dy/dx कंप्यूट। y आपको गिवन है √x + y, क्यों जी। तो कई मेथड है, हम इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, जरा आसान कर लेते हैं ना। y² = x + y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2y dy/dx। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप dy/dx ना लिखा करें, ठीक है, उसकी जगह y' लिख लें, नहीं सही। और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, y का डेरिवेटिव फिर y' आ गया।
तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लें, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2y माइनस 1, इसमें से कॉमन आएगा y डैश इक्वल टू 1, ये 2y माइनस 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज dy ओवर dx। ठीक है, वैसे ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के साथ इसने आना था। ठीक है जी, चलें जी। द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, आपने बताना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। व्हाट शुड बी द ऑर्डर? 1, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री क्या है इसकी? देखिए ये लिखा है y इज इक्वल टू x dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx की पावर -1। पहले देखें सही लिखा है कि नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है उसी को, तो ये ऐसे बन गया। अब इसमें ऑर्डर तो 1 है, लेकिन डिग्री के लिए मैंने आपको बात बताई थी कि सारी पावर्स फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होनी चाहिए, ना कोई रेडिकल का साइन हो, ना फ्रैक्शन हो, और ना ही कोई पावर नेगेटिव हो। ये अगली बात भी ऐड कर लें, बाई चांस एक ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो अब इसमें एक पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं? होल सर इक्वेशन इसको को dy से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझ आई बात? तो देखिए ये क्या यस बनेगा, बोले y इंटू क्या आ जाएगा dy ओवर dx, ये क्या आ जाएगा x इंटू dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा। नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देखें तो ऑर्डर क्या है इसका 1 है, और डिग्री क्या है इसकी, वो 2 हो गई। सो नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो एक ही बात है, मैंने इसीलिए जानबूझ के ऐसा लिखा है कि अगर पावर नेगेटिव आ जाती तब भी आपने यही काम करना। वो मल्टीप्लाई भी आपने इसीलिए किया ना कि डिनोमिनेटर से dy ओवर dx खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो यही, ये भी वही चीज है, उसी चीज को हमने, कोई भी पावर ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना कोई पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है जी, ना ही कोई रेडिकल साइन होना चाहिए। पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उस पावर को खत्म करें, स्क्वायर रूट आ जाए तो उसे खत्म करें। ठीक है जी, पावर नेगेटिव आ जाए तो उस पावर को खत्म करें, वहां से स्ट्रीमलाइन करें। वो आप वेरियस वेज हैं, अगर पावर रेडिकल आती है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, पावर अगर फ्रैक्शन में आती है 3/4 1/3 तो क्यूब ले लें, 1/3 को खत्म करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन क्लास में करवाया था, मुझे नहीं याद कि आपको याद है कि नहीं, तो चले है नहीं हो जी। 52 बताइए जी, 52 देखें, e रेज टू दी पावर नेचुरल माइनस नेचुरल लॉग x। पहली बात कि माइनस जो है इसको हम पावर में शिफ्ट कर दें। ठीक है, e और log एक दूसरे की एंटी है, ये खत्म नहीं होते, इस तरह से काटे नहीं जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो वी जस्ट लेफ्ट विद 1 ओवर x, x पावर -1 रह जाएगा हमारे। ठीक है, अगर ये यूं आ जाए, देखें नेचुरल लॉग e पावर साइन x, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट जस्ट साइन x, ये कुछ नहीं है स्वाय साइन x। इज इट क्लियर? तो नाउ जस्ट यू हैव टू फाइंड इट्स एंटी डेरिवेटिव, लॉग x आएगा, प्लस कांस्टेंट भी आना चाहिए वैसे। एफ ऑफ टी गिवन है जी 1 प्लस टी ओवर टी, देन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट। असल में वो कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ टी इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन लिखी हैं, इनमें से किसके इक्वल होगा। सो यू हैव टू चेक 1 बाई 1। कैसे चेक करेंगे? पहले आप एफ ऑफ माइनस टी कंप्यूट करेंगे, ऑप्शन ए, यानी टी की जगह माइनस पुट कर दें, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी नहीं बनता। समझ आ रही है बात की? अब आप सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 ओवर टी, तो हर टी की जगह आप 1 ओवर टी पुट कर दें, इधर भी 1 ओवर टी आ गया, ये बनेगा टी प्लस 1 ओवर टी आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 1 ओवर टी, ये टी से कैंसिल, ये बन गया टी प्लस 1, एंड स्टिल दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक, अब मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। असल में वो कहना यही चाह रहा है कि जो ऑप्शंस आपको गिवन हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन एफ ऑफ टी के इक्वल बनती है। तो सी को भी चेक कर लें, वो भी नहीं बनेगी, डेल्टा बन जाएगी। हाँ, इसी को 1 ओवर टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगी, डेल्टा इज राइट। आगे चलेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये किस चीज का ग्राफ है? नहीं, नो,
नो नो नो, बी केयरफुल। टेंजेंट टू एक्स एक्सिस क्या चीज होती है, पहले तो ये बताएं, व्हाट डज इट मीन टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। देखें कोई भी ग्राफ, वैसे मुझे ऐसे ये करवाना नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन, आप पहले इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा ग्राफ है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैंने आपको बताया था क्या बनता है, पैराबोला बनता है। और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस करेगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। याद आ रही है बातें कि नहीं, मैंने बताई थी चैप्टर 4 में। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 पॉइंट पे क्रॉस करेगा। ठीक है जी। और चले वो सारा टॉपिक मैं रिवाइज कर देता हूँ, लकीली हमारे पास टाइम है, आज एक ही टेस्ट है आपका। तो अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है जी, ये भी बता चुका हूं। तीसरी बात, ये ग्राफ पैराबोला का एक्स एक्सिस को टच करेगा जब रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, और उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। सो दिस इज द केस। एक पॉइंट पे टच करने का मतलब होता है कि ग्राफ टेंजेंट है। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है। तो वेरी सिंपल, इट मींस यू हैव टू पुट द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा पूरा दिया, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ये बी है, बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इज इट क्लियर जी? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 55। वो कह रहा है कि जी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वेयर इज लेस देन 0। पहली बात तो है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है जी, इट मीन दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव। इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स x माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। दिस मीन्स x शुड बी लेस देन 2। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, इस वैल्यू ने पॉजिटिव रहना है, लेकिन अगर x को -7 कर दें तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए x जो है वो -7 भी नहीं होना चाहिए, तो तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अब ये बताएं ये पॉजिटिव मैंने क्यों कहा यहाँ पे इसको, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, y स्केयर है, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी स्वाइ स्केयर के, जब आप x को -7 पुट करें तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये 0 हो गई तो फिर ये लेस देन 0 नहीं होगा, फिर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए x शुड बी नॉट इक्वल टू -7 एंड x मस्ट बी लेस देन 2। सो दिस इज द सिचुएशन जी। आंसर है इसका डेल्टा। ठीक है जी, आपको आवाज आ रही है जी, ऑनलाइन पे बैठे हैं जो? जी जी सर। सर आ रही है। यस सर। 55 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 56 एंड ऑनवर्ड जी। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, द रूट और द रूट ऑफ इक्वेशन। रूट का मतलब यही होता है जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज द रूट जी। ठीक है जी, तो पहला आंसर दिया हुआ है 11, फिर है 4, फिर है 4 एंड 11, फिर है +-4। तो ये बैक सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है जी। देखें 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5, सो इज इट इक्वल टू 7? आई डोंट थिंक सो कि ये 7 बनेगा। बनता है 7? नहीं बनेगा। चले 4 है, 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 5, इज इट 7? यस, दिस इज 7। सो 4 तो एक आंसर आ गया, सी वैसे ही गलत हो गया, और -4 पुट करें तो फिर भी 7 नहीं बनेगा। y की जगह -4 पुट करें फिर भी नहीं बनेगा ना।
रूट वही वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करेंगे तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। सॉल्व करेंगे तो 2 क्यों आएंगी, क्योंकि आप ले लेंगे उसका स्क्वायर और एंड पे आप भूल जाएंगे कि एक्सट्रेनियस रूट भी आता है जब आप स्क्वायर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एक्सट्रेनियस रूट्स भी आएंगे, ठीक है। या तो फिर चेक करें, चेक तो फिर भी करना पड़ेगा आपको कि कौन सा रूट एक्सट्रेनियस है और कौन सा रूट उसका एक्चुअली यानी असल रूट है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, अब शुरू में ही चेक कर लें, वहीं से आपको पता चल जाएगा रूट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। चलें जी आगे। For what value of n does the equation have equal roots? ये भी हमने किया है क्वेश्चन। इक्वल रूट्स में क्या होता है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे है -4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16, -4 इंटू a की जगह n और c की जगह भी n आ जाएगा। तो दिस इज 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू +-2। क्वेश्चन नंबर है जी 58, ठीक है जी। तो आप चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं जी। ये लिखा हुआ है 2 पावर 3x + 10, ठीक है जी, सही है ये। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं जी 2 पावर -2, ठीक है जी। तो जब इसे आप लिखेंगे 2 पावर -2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2x, ठीक है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। सो हम पुट कर देते हैं जी 3x + 10 इज इक्वल टू -2x एंड यू कैन सॉल्व फॉर x। अगर ये बात समझ ना आए तो बैक सॉल्व कर लें। परेशानी हो ना कि जी पता नहीं क्या करना है यहाँ पे, तो बैक सॉल्व कर लें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करें, क्योंकि बैक सॉल्व वो कर पाएगा जिसको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हुई तो आपको भूल जाएगा वहां पे भी क्या करना है। प्रेशर इतना होता है। 59, हाँ जी, आसान तरीका करना है या मुश्किल काम करना है? आसान ही है कि पहले g(0) कंप्यूट करना। g(0) यानी x को 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -1। तो g(0) की जगह -1। अब f(-1) कंप्यूट कर लें, यानी fx में x की जगह -1 पुट कर दें तो वो 0 आ जाएगा। ये लीजिए आसान तरीका। मुश्किल तरीका ये है कि पहले इन दोनों की कंपोजिशन लें और फिर x की जगह 0 पुट करें, आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, जरा शॉर्ट हो जाता है। इफ A is a 3x3 order matrix such that determinant of A is 2, then the value of the determinant of adjoint of A क्या होगा जी। कोई रिलेशन होता है जी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट के साथ, कभी पढ़ा हो? क्या प्रॉपर्टी की? हाँ, वो ये होता है, देखें A इनवर्स किसके इक्वल होता है, बोलें 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी लाइक दिस, ठीक है जी। अब अगर हम इसको यूं लिख लें A इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A के, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट A है आपके पास, ये जो इस सारी वैल्यू का आप डिटर्मिनेंट ले लें, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट। समझ आ रही है बात की? तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम यूं लिखेंगे, A इनवर्स डिटर्मिनेंट, और ये तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, ठीक है। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट ऑफ A जो है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए, पता नहीं इसने 1 लिखा है कहीं कि नहीं लिखा। कहाँ पे कैंसिल होके 1 आएगा? हाँ 1 कहाँ पे आएगा, नहीं वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है यार। A इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स लिखा है ना, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट
मॉड 1 बनना चाहिए इसका। 1 बनती है कोई वैल्यू? कोई नहीं, 1 तो कोई भी नहीं वैल्यू बनती है। ये बनना इसे 1 चाहिए, पता नहीं उसने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखें ना, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, डिटर्मिनेंट उसका 2 है, अगर आपसे पूछा जाए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, ये भी याद रखें। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो ये आपके पास 1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है ठीक है ये। चलें इसको रिविजिट करते हैं जी, देख लें दोबारा से लिख के कि 1 बनता है कि नहीं बनता। फिर देख लें डेफिनेशन आपके पास, ए इनवर्स जो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए होता है, ऐसे ही होता है ना। ये वैसे भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो अगर इस सारी वैल्यू का, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 1/2 होगा, इसका 2 दिया हुआ है, तो ये जो भी डिटर्मिनेंट होगा ना, ये अल्टीमेटली कैंसिल हो जाने, 1 आंसर आएगा आपके पास इसका, ठीक है, क्योंकि वो उसके इनवर्स के डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई, इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, विच इज नॉट गिवन ओवर हियर। आप इसको चेक कर लीजिएगा किसी भी पर्टिकुलर केस में, ठीक, हाँ, किसी मैट्रिक्स का वो लेके, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन ये जरूरी नहीं है वैसे यार 1 आए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1 आना जरूरी तो नहीं है, 2/2 में तो 1 नहीं आएगा कम से कम, नहीं वो 3/3 में भी 1 नहीं आएगा, लेकिन फिर ये इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई कर रही है इसको। थ्री बाई थ्री ऑर्डर मैंने ऐसी कोई वैसे पढ़ी नहीं, लेकिन ये 2/2 को तो सेटिस्फाई ये प्रॉपर्टी नहीं करेगी। अब इसमें क्या टेक्निकल मुझे नहीं इसकी समझ आ रही, वो फाइंड करके देख लेते हैं। ए हमारे पास अगर ये है, लेट्स से चलें ये ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है जी, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा जी, ये हो जाएगा ना 4 1 -2 -3, ऐसे ही है जी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, 4 + 6, देखे ना ये 10 आ रहा है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 1 तो नहीं आ रहा हमेशा, हाँ जी, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस भी कर लें तो ये फिर भी -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं मुझे लग रहा जी इसको सेटिस्फाई करेगा, वो 1 वाली बात तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन अगर ए इनवर्स के साथ उसे कंपेयर करते हैं तो फिर तो वही आना चाहिए इसका आंसर। वो 2 आता है, ये -2 आता है, वो भी -2 आ रहा है ना, तो फिर सेम आना चाहिए, वो -2 आ रहा है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी वही आना चाहिए। एक तो ये लॉजिक हमें समझ आती है। हाँ यहाँ भी 2 होना चाहिए, फिर अगर वो 2 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी 2 होना चाहिए। अगर ये कोई जनरलाइज रूल है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैंने कभी ये रूल इस तरह से पढ़ा भी नहीं है, मैंने इसीलिए इसको प्रूव करने की कोशिश की है। प्रूव करें तो 1 आता है, लेकिन 1 2/2 के लिए तो कम से कम होल्ड नहीं करता। हाँ जी, नहीं वो लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। चले मैं इसको चेक करूंगा कि अगर कोई ऐसा रूल है तो वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक। अगर इसका कोई एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट के साथ ताल्लुक है तो वो फिर आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।